Before starting the video, I want to say that এই ভিডিওটার মধ্যে যতটি ওই ডায়াগ্রাম আছে কোনোটাই অন স্কেল না, তো কয়েকটা জিনিস হয়তো অফ লাগতে পারে। অ্যান্ড এই ভিডিওটার মধ্যে এত ডিটেল এক্সপ্লেনেশন নাই, সো ইফ ইউ গাইজ আর হ্যাভিং এনি ইস্যू তাহলে বাদ দিয়া দাও, এত কিছু ভালো হয়েছে না। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन के मेथड के बारे में बोलने वाला हूँ। वो जो क्वेश्चन है वो पर्टिकुलरली मोमेंटम के पार्ट से है, बट इसमें एक सेंटर ऑफ मास का भी एक छोटा सा पोर्शन है, तो इन दोनों को मिला के क्वेश्चन है। सो इफ़ यू आर एनी क्लास 11 स्टूडेंट और 12 स्टूडेंट और कोई भी प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट है कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, देन यू कैन pretty easily solve this question with a particular formula। बट मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के बिना कुछ सेंटर ऑफ मास और टॉर्क एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के द्वारा सॉल्व करने वाला हूँ। सो इफ़ यू गेट दिस वीडियो देन क्या ही बोला, इफ़ यू गेट दिस वीडियो देन आई रिमाइंड यू अगेन दैट यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन, क्योंकि मैं ये वीडियो किसी भी जगह पर पोस्ट तो नहीं करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो फिर देयर इज़ अ वेरी बिग परसेंटेज कि मैंने खुद ही भेजा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि दो बॉडीज़ है, लेट अस से दिस इज m1 एंड देन दिस इज m2। m1 का जो वेलोसिटी है वो है 4 मीटर पर सेकेंड और इसका मास जो है वो है 2 kg। m2 का मास इज़ नॉट गिवन। सो और ये इनिशियली रेस्ट में। नाउ आफ्टर कोलिजन जो होता है वो होता है कि जो m1 मास है it still goes in the same direction but with 1/4 of its velocity, that is 1 meter per second। और जो m2 है वो भी किसी ना किसी एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है, जिसे कि मैं v पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन। एंड दिस इज ए इलास्टिक कोलिजन। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये है सारे के सारे डिटेल्स। ओके, सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि इलास्टिक कोलिजन है, देन m1 जो कि मास दे रखा है किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, m2 जो कि रेस्ट में है, मास नहीं गिवन है, और आफ्टर कोलिजन m1 जिसका वेलोसिटी हो चुका है 1 मीटर पर सेकेंड और m2 जिसका वेलोसिटी कुछ एक वेरिएबल है, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन इज नॉट द थिंग दैट व्हाट इज इट्स मास और वेलोसिटी, द क्वेश्चन इज completely different। क्वेश्चन में the thing that has been asked is what will be the velocity of the center of mass of the system। so मैं यहाँ पर लिख देता हूँ velocity of COM of the system। so this is the question and all our operations will be regarding the fact that we are going to find the velocity of the center of mass। now what is going to be our first step? first step जो कि मुझे लगता है सभी के दिमाग में एक ही चीज़ स्ट्राइक करेगा एंड दैट इज एब्सोल्युटली व्हाट यू शुड डू, दैट इज मास और वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। कैसे? इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब जो ई होगा, ई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना, एंड द कोफिशिएंट इसका वैल्यू 1 होगा। नाउ व्हाट इज ई? ई इज एक्चुअली द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी, sorry I'm sorry, relative velocity after the collision divided by relative velocity before the collision, and we can write it like mod of v2 minus v1 by mod of u1 minus u2, that will be equal to 1। अगर आपको नहीं पता कि ई क्या होता है, देन दिस इज सिंपली दिस कि उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसकी वजह से उसका जो मॉड होता है ना, मॉड, क्योंकि मॉड लेना पड़ेगा बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर टर्म, उसका जो मॉड होता है उन रेशियो का वो हमेशा 1 होता है। कैसे? सो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू नो ए लिटिल बिट अबाउट इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब टू डिस्क्रीट बॉडीज रहते हैं लाइक दिस एग्जाम्पल, और जब वो एक साथ कोलाइड करते हैं देन दे ट्रांसफर देयर ट्रांसफर देयर मोमेंटम, और दे ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ देयर मोमेंटम इन सच ए वे कि उन दोनों का जो वो दोनों बॉडीज़ हैं उन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में पहले पार्ट में अगर आप देखोगे तो फिर m2 के रेस्पेक्ट में उसकी
जिस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि उसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसीलिए जो m1 है 4 है, therefore relative velocity will be 4. बट व्हेन वी गो फॉर द सेकंड केस, इसमें 1 हो चुका है और ये v हो चुका है, तब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो होगा v-1. इसका भी मेजरमेंट इक्वल होगा जो कि बिफोर कोलिजन था. वही है एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी. सो वी कैन डिटरमाइन दैट फ्रॉम हेयर कि जो v2 होगा, v2 का मतलब है जो बॉडी 2 है उसका फाइनल वेलोसिटी होगी. नाउ v1 और v2 यू कैन टेक आर्बिट्रेरीली, बट मेक श्योर कि ये कांस्टेंट रहे. मतलब कि अगर आप v2 इस बॉडी का ले रहे हो तो फिर आप μ1 जो है वो v1 के रेस्पेक्ट में लोगे. अगर ये v2 है और ये v1 है तो फिर यही μ2 होगा और ये μ1 होगा. ऐसा नहीं है कि ये v2 होगा और ये μ1 होगा. ओके, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसका जो रीज़न है वो है कि इसमें मॉड है. लेकिन अगर कोई भी पोटेंशियल रीज़न के वजह से ये मॉड हट जाए देन वी कैन मैस अप ऑल दी कैलकुलेशन. सो v2 जो है, v2 विल बी v माइनस v1 है 1. ओके, डिवाइडेड बाय μ2 जो कि है 0 और उसके पहले μ1 का वैल्यू कितना है, μ1 का वैल्यू है 4, दैट इज इक्वल टू 1. सो वी कैन से दैट v माइनस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि सॉरी v माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि v इज इक्वल टू 5. सो हमें यहाँ पर वेलोसिटी मिल चुका है. नाउ व्हाट कैन वी डू, हमें सिंपली लगाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन, ताकि हम ये m2 मास भी निकाल सकें. कैसे? सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन विल बी सेम. सो देयरफॉर m1 μ1 plus m2 μ2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. m2 μ2 will be 0, क्योंकि जो म्यू था वो 0 था यहाँ पर इनिशियली, देयरफॉर ये 0 होगा. m1 μ1 जो होगा वो होगा, क्योंकि हमें मास दे रखा था यहाँ पर 2 kg, तो इसलिए 2 इंटू 4, वेलोसिटी था 4, इज इक्वल टू m1 v1, m1 है 2 और v हमें पता है 1 प्लस m2 v2. m2 हमें नहीं पता, लेकिन v2 हमने अभी अभी निकाला जो कि है 5. सो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाएगी कि m जो है तो वो होगा 8 माइनस 2, दैट इज 6/5, दैट इज इक्वल्स टू 1.2 kg. सो व्हाट हैव वी गॉट, वी हैव गॉट 1.2 kg and the velocity v. Okay, sort out. Now we can change the course of our discussion towards the center of mass. So अभी हमारे पास सारे के सारे वैल्यूज है दैट विल बी आफ्टर द कोलिजन. सो आफ्टर द कोलिजन m1 हमारा जो है वो है 2, m2 जो है वो है 1.2, v1 जो है मतलब कि m1 का वेलोसिटी दैट इज 1 और v2 जो है वो है 5. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट वी गोना यूज आफ्टर द कोलिजन. सो मैं यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ. सो दैट इज 2 kgs मूविंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज 1.2 kgs मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड. सो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में आप एक फार्मूला है जो कि बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, जो कि आई गेस बहुतों को पता होगा, लेकिन वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन विदाउट दैट फार्मूला. सो फॉर ए सेकेंड लेट अस इमेजिन दैट इनके बीच में एक रॉड है, ठीक है ना, एक इमेजिनरी रॉड है जो कि इन दोनों को पकड़ के रखता है, ठीक है ना. सो इफ आई से दैट देयर इज अ पर्टिकुलर रॉड, देन हाउ कैन आई मेजर द सेंटर ऑफ मास. वी कैन डू इट यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल. जैसे कि हमें पता है कि इस एक पॉइंट में इसको बैलेंस किया जाएगा. सो लेट अस टेक दैट पॉइंट एज x फ्रॉम 2 kg के ब्लॉक से x ले लेते हैं, ठीक है ना. सो इफ दिस पार्ट इज x, देन व्हाट इज दिस पार्ट इज 4 minus x. ओके, सो अभी अगर मैं बोलूँ तो इस पार्ट को अगर मैं ऐसे इस रॉड को अगर मैं ऊपर लिफ्ट करूँ, ठीक है ना, कीपिंग इट इन एयर, देन वी गेट एन एक्सेलरेशन ऑफ 2g. ओके, एंड ओवर हेयर वी गेट एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2g. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ पर नेट टॉर्क 0 होगा. देयरफॉर यू कैन से दैट टाउ नेट इज इक्वल टू 0. ओके, सो लेट मी से दैट इस पार्ट के लिए टाउ 1 हम कंसिडर करते हैं प्लस उस पार्ट के लिए हम टाउ 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज टाउ 1? टाउ 1 इज नथिंग बट f क्रॉस r परपेंडिकुलर, ठीक है. r परपेंडिकुलर ही है, f भी परपेंडिकुलर है, तो फिर वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फिर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. वी कैन डायरेक्टली से दैट f इंटू r. सो f इफ 2g इंटू r दैट इज x. देन वी कैन से इस पार्ट का जो टॉर्क है वो है माइनस ऑफ 1.2g इंटू 4 minus x. वाई हैव टेकन माइनस? बिकॉज इफ यू सी हियर, तो फिर इसका जो डायरेक्शन है वो है f यहाँ पर, ठीक है ना, और r यहाँ पर, और इसका जो डायरेक्शन है वो है r यहाँ पर और f यहाँ पर. सो इफ यू डू f क्रॉस r, ओके, और r क्रॉस f, देन यू विल सी दैट it goes like this. But if you do over there, then it goes like this.
इसका मतलब है अगर ये इसको इस तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा तो फिर ये इसको इस तरफ ढकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। दैट इज़ प्रीटी प्रैक्टिकल कि अगर ये ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो फिर ये नीचे जाने की टेंडेंसी दिखाएगा, मतलब ये जो पार्ट है वो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो पार्ट है वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। मतलब एक में ऐसे घूमेगा और एक में ऐसे घूमेगा, मतलब ये एक दूसरे को मतलब अपोज कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पर ये माइनस साइन यूज़ करेंगे क्योंकि दैट इज़ कम्प्लीटली रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वन। तो हम लिख सकते हैं 2gx इज इक्वल टू 1.2g इंटू 4 माइनस एक्स। तो यहाँ से हम जी काट देंगे तो हमें आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4.8 माइनस 1.2 इंटू एक्स। देयरफॉर हमें यहाँ पर आ जाएगा कि 3.2x इज इक्वल टू 4.8, यानी कि x आ जाएगा 4.8 बाई 3.2, सो दैट इज गोना बी 3/2, दैट इज 1.5 मीटर। सो वी हैव सक्सेसफुली गॉट द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, मतलब कि ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है उससे वो x मीटर दूर रहेगा, ठीक है। नाउ द फैक्ट इज दैट जो कि मैंने मिस कर दिया कि हाउ हैव आई रिटन इट 4 माइनस एक्स। सो सी, अगर मैं 1 सेकंड के लिए कंसिडर करूँ, ठीक है ना, ये वाला पार्ट अच्छा है। इफ आई कंसिडर फॉर 1 सेकंड, देन जो ये वाला ब्लॉक है ना ये 1 मीटर आगे जाएगा, मतलब इफ आई इमेजिन इट लाइक दिस, देन इट विल गो 1 मीटर आफ्टर द डेस्टिनेशन, सो दिस इज 1 मीटर। और इसके रेस्पेक्ट में बिफोर को मैं ब्लैक से देता हूँ, आफ्टर को मैं ब्लू से, और इसके रेस्पेक्ट में जो यहाँ पर एक और बॉल था जो कि M2 था, ये वाला, वो कितना जाएगा, वो जाएगा 5 मीटर, ठीक है, वो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 5 मीटर गया और ये 1 मीटर गया, तो इवेंचुअली इनमें जो गैप होगा ना दोनों ब्लॉक्स में, मतलब कि फाइनल और इनिशियल में, उसमें कितना रहेगा, वो होगा 4 मीटर का। ये 1 मीटर जाएगा 1 सेकंड में और ये 5 मीटर जाएगा, तो इससे हम बोल सकते हैं कि इनमें 4 मीटर का गैप रहेगा। कैसे, रिलेटिव वेलोसिटी से, क्योंकि इसको और इसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड की है, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो 1 सेकंड में 4 मीटर का गैप रहेगा। बट इससे मैं ये नहीं बोलना चाहता कि ये 4 मीटर का ही रहेगा, दिस कैन एक्सीड, ठीक है ना, टाइम के साथ साथ ये बढ़ भी सकता है। लेकिन अभी मैं 1 सेकंड के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि ये जो गैप है वो 4 मीटर ही रहेगा, क्योंकि मैं 1 सेकंड में निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली आएगा क्या, क्योंकि ये जो गैप है ना वो एक कॉन्स्टेंट रेशियो में इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ये तो चीज़, तो इसलिए 1 सेकंड के इंटरफेस में मैंने, सपोज आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 सेकंड बाद जो बॉल का डिस्टेंस रहेगा उसका मैंने एक फोटो क्लिक कर लिया, तो फिर मैं इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस इंटरप्रिटेशन से मुझे मिला है कि ये जो रॉड होगा उसका लेंथ 4 मीटर होगा बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और जो उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा एक्स, दैट विल बी 1.5 मीटर ओवर हियर, ठीक है ना। सो लेट मी नाउ डू ए 2D वर्जन ओवर हियर, इस पार्ट में करूँगा मैं 2D वर्जन इस पार्ट में। सो मैंने उन बॉलों को हटा दिया एंड लेट मी मेक दिस काइंड ऑफ ए रॉड थिंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। सो इस पॉइंट में होगा हमारा सेंटर ऑफ मास, दैट इज 1.5 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट। लेट अस से दिस इज ऑरिजिन, ओके, लेट अस से दिस इज ऑरिजिन, एंड ये जो पार्ट होगा वो होगा 4 माइनस 1.5, दैट इज 2.5। नाउ अभी यहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सो मुझे सेंटर ऑफ मास का जो इनिशियल डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से वो मुझे मिल गया है, ठीक है ना, जो कि होगा 1.5 मीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये रॉड जितना आगे जाएगा, ठीक है ना, ये 1.5 मीटर का जो गैप है ना वो एक कांस्टेंट रेशियो में इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा। इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ। सपोज ये मैंने बोला कि सपोज ये एक लेंथ है, मतलब ये एक बॉल है जो कि 1 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये एक और बॉल है जो कि 2 + 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है ना। और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो मैंने निकाला समथिंग यहाँ पर, जो कि इनिशियली 1 सेकंड के लिए 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। तो अगर मैं इनको इंटीग्रेट करूँगा ना तो फिर मुझे मिलेगा कि अरे ये तो 2 मीटर का गैप है, तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना वो इसी जगह पर कहीं पर लाई करेगा। सो इफ आई गो फॉर द सेकेंड थिंग, दैट इज 1 सेकंड बाद क्या होगा, तो फिर ये जो बॉल होगा ना वो 3 मीटर जाने के बाद इट वुड हैव ट्रैवल टू 6 मीटर, ठीक है ना, एक डिस्टेंस रहेगा 6 मीटर का ट्रैवल कर चुका होगा, और ये जो बॉल होगा वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा, और इनमें जो गैप होगा ना वो तब 4 मीटर का होगा। नाउ सी दिस, देयर इज अ परफेक्टली होल नंबर रेशियो जो कि यहाँ पर आ रहा है 2 मीटर और 4 मीटर, मतलब कि 2 मीटर/4 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। एक रेशियो हमेशा मेंटेन होगा। नाउ इफ आई गो फॉर द सेकंड थर्ड सेकंड, देन इट विल बी द सेम थिंग, ठीक है ना। ये 6 जो है वो होगा 9, और ये जो 1 है वो होगा 3, सो 9 - 3 दैट विल बी 6। सो यहाँ पर अगर 6/4 करोगे तो फिर से 3/2 आएगा। तो फिर ये जो है ना ये एक सीक्वेंस में है जो जिसे कि हम बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब पहले सेकंड में 2 मीटर का गैप, अगले सेकंड में 4 मीटर का गैप, अगले सेकंड में 6 मीटर का गैप, ठीक है ना।
तो अगर इस जो लाइन है, इस लाइन में कोई भी पॉइंट अगर लाई करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि इमेजिन कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास, और उसका एक्स मीटर है ना पहली सेकंड में, तो फिर वो इसी सीक्वेंस के साथ आगे जाता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको वो डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है, सो इसीलिए वो उसी सीक्वेंस के साथ आगे जाता रहेगा। सो मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है। सो इफ़ आई टेक दिस एज द सेंटर ऑफ मास, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि ऑरिजिन और इसके बीच में 1.5 मीटर का गैप है। मतलब अगर मैं यहाँ पर जो आई एम सॉरी, यहाँ पर जो 1.2 केजी का मास है और यहाँ पर जो मैंने बोला है 2 केजी का मास, तो उसके रेस्पेक्ट में इसका जो है वो हर एक सेकंड में 1.5 के एक मल्टीपल के साथ बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। तो वो जो मल्टीपल के साथ बढ़ता रहेगा ना, वही है एक्चुअली हमारा 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखोगे, वो जो मैंने छोटा सा एग्जांपल यूज़ किया है उसको अगर मैं फिर से इंटरप्रेट करूँ, तो फिर जो एक्स मीटर है ना, उस एक्स मीटर को ना एक एपी के साथ हम जोड़ रहे हैं। पर्टिकुलरली अगर ये 3 मीटर पर सेकंड है पहले, ठीक है ना, तो ये 3 मीटर गया, फिर अगले सेकंड में कितना गया, 6 गया, फिर गया 9 गया। तो फिर अगर हम इस पर गैप को लिखे ना, तो फिर 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। सो देयर इज ए वेरी स्पेसिफिक एपी में जा रहा है, दैट इज हैविंग ए कॉमन डिफरेंस ऑफ 3। इसका मतलब क्या, हर सेकंड में 3 बढ़ रहा है। सो दैट इज अ परफेक्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। सो यहाँ पर अगर हम 1 मीटर को भी देखें, तो पहले ये 1 था, इसके बाद ये 1 मीटर का गैप था, फिर 2 मीटर का गैप हुआ, फिर हमारा 3 मीटर का गैप हुआ। दिस इज अगेन एन ईपी जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। सो इसका मतलब है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज द थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि कॉमन डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, बिकॉज व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्टेंस दैट इज बीइंग ट्रैवल्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम। तो अगर हम टाइम को अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि उनके बीच में सेपरेशन जो है वो भी कांस्टेंट है। सो इसीलिए अगर सेपरेशन 1.5 मीटर है एक सेकंड के लिए, दैट इज 1.5 मीटर फॉर 1 सेकंड, इसका मतलब पूरे जर्नी में, बिकॉज इन दोनों ब्लॉकों का वेलोसिटी एक कांस्टेंट है एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसलिए ये जो सेपरेशन है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा। इफ यू वांट अ बेटर एग्जांपल, देन दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई कैन डू, दैट इज अगर हम सपोजिटली बोलते हैं कि एक ब्लॉक है जिसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, ये अलग है इनसे, 5 मीटर पर सेकंड है, तो फिर हमेशा एक चीज़ देखना कि एक सेकंड में ये हमेशा 5 मीटर ही जाएगा, ठीक है ना। अभी दूसरे सेकंड में भी ये 5 मीटर ही जाएगा, लेकिन ओरिजिन से वो 10 मीटर जाएगा। तीसरे सेकंड में भी वो 5 मीटर ही जाएगा, लेकिन ये कुछ दिखता है ऐसा होगा कि पहले ये 5 मीटर गया, फिर ये और 5 मीटर गया, फिर ये और 5 मीटर गया, लेकिन इनका वेलोसिटी हमेशा 5 मीटर पर सेकंड ही है। डिस्टेंस बढ़ रहा है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया है कि अगर एक सेकंड में इसका 1.5 मीटर है, तो फिर इसका वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड ही होगा। नाउ द थिंग इज दैट हियर इज नॉट हाउ द आंसर कम्स, क्योंकि ये जो हमने लिया है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी, दैट्स व्हाई द थिंग कम्स टू प्ले, कि ये जो ब्लॉक था वो कितना था, वो यहाँ पर था 5 और ये था 1, तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी था 4। तो इस रॉड में जो भी वेलोसिटी आपको दिखेगा, क्योंकि हमने 4 मीटर के पर्सपेक्टिव में लिया है, तो फिर ये हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी देगा। सो व्हाट इज दिस इज एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी। हम इसको सेंटर ऑफ मास का COM रेल बोल सकते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ मास का रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों ब्लॉक के या फिर एक भी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। सो व्हाट इज द रियल वेलोसिटी? एक्चुअली द रियल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी दैट हैज कम ड्यू टू द रिलेटिव थिंग एडेड विद द थिंग दैट हैज बीन डिफिशिएंट। बहुत ही ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ ली मैंने, अभी मैं यहाँ पर आपको सिंपली समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने बोला क्या है, मैंने बोला है कि अगर हम लेते हैं कि एक यहाँ पर एक ब्लॉक है, सपोज ये जा रहा है किसी x मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और एक और ब्लॉक है जो कि जा रहा है y मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, तो उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ y माइनस एक्स मीटर पर सेकंड। तो सपोज एक ऐसा ही एक और चीज़ जो कि इनके बीच में है, वो जा रहा है किसी एक z मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, एंड दैट थिंग इज रिलेटेड क्योंकि वो इसके बॉडी का पार्ट है, ठीक है ना, इस सिस्टम का पार्ट है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि इसका जो वेलोसिटी है इस z वाले पार्ट का, दैट इज गोइंग टू बी, लेट अस से y के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि दैट इज, या फिर x के रेस्पेक्ट में लेते हैं, सो दैट इज z माइनस एक्स मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, इस पार्ट का, क्योंकि x और z सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि इसको भी मैंने x के रेस्पेक्ट में लिया, तो फिर इसको भी मैं x के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ। बट इन रियलिटी जब हम एक इनर्शियल पोजीशन से देंगे, तो हमें दिखाई देगा कि ये z से जा रहा है, तो दैट इज नॉट द रियल वेलोसिटी जो कि यहाँ पर दिख रहा है, ये रिलेटिव है। सो सिमिलरली इन दैट एग्जांपल हमें जो मिला था, हमें मिला था 1.5 मीटर पर सेकंड, बट वो जो मिला था ना, वो तब मिला था जब वो सेंटर ऑफ मास रॉड का एक पार्ट था, ठीक है ना, रॉड का एक पार्ट था जो कि ये था, और रॉड के पार्ट में हमने वेलोसिटी रिलेटिव वाला कंसीडर किया था, इसका कंसीडर किया था 4 और इसका कंसीडर किया था 0, इसलिए मैंने इसको ओरिजिन लिया था, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो आया है वो रिलेटिव आया है, हमको रिलेटिव के साथ वो टर्म ऐड करना पड़ेगा x, जो कि एक्चुअली में डिफिशिएंट है ना, डिफिशिएंट। सो व्हाट इज दैट x? दैट x वाज एक्चुअली 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो 2 kg का ब्लॉक था ना,
वो 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था, और जो 1.2 का था वो जा रहा था 5 से। तो हमने इसको माइनस किया था, 5 माइनस 1 का मॉड, दैट इज इक्वल टू 4। तो एक्चुअली अगर हमसे कंपेयर करें y माइनस एक्स से, तो एक्चुअली जो x है वो x है 1, ठीक है ना। सो वी हैव गॉट एवरीथिंग। सो हम बोल सकते हैं कि z माइनस एक्स, इस पार्ट से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी वो किसकी इक्वल है, ये इक्वल है 1.5 के। सो z माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू हमें पता है 1 इज इक्वल टू 1.5। सो व्हाट इज z इज एक्चुअली 2.5। मतलब जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, वो एक्चुअल में अगर हम एक इनर्शियल पोजीशन से देखें तो फिर वो होगा 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। सो दैट इज द होल कवर अप ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बड़ा खींच गया ये क्वेश्चन का जो वीडियो है। मैंने सोचा था कि 10 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट इज प्रिटी ईजी, बट इसे विजुअलाइज करना इज प्रिटी डिफिकल्ट। सो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। सो होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा जो टाइम है 20 मिनट के ऊपर कीजिए आई गेस, अगर आपने दिया होगा तो फिर आई एम प्रिटी श्योर कि आपको एक मतलब अंडरस्टैंडेबल रेंज में तो समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो फिर आई विल रिकमेंड यू टू वॉच इट अगेन सो दैट यू कैन रीविजिट योर थॉट्स। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ज़रूर मुझे बोलिए, तो फिर आई कैन एक्सप्लेन द पार्ट अगेन। सो थैंक्स गाइस।